अभी के एजुकेशन सिस्टम में से दो चीज़ें मिसिंग हैं, एक है सिस्टम और दूसरा है एजुकेशन। खास करके कोविड के बाद तो इसकी असली वैल्यू पता चली है। बस नाम की क्लासेस हो रही है, नाम के एग्ज़ाम हो रहा है, इधर क्वेश्चन है और इधर गूगल पे आंसर खुले हुए हैं। स्कूल और कॉलेजेस आखिर जज क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट की छापने की एबिलिटी। एजुकेशन सिस्टम का परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में। शायद इनमें से कुछ चीज़ें हम आज भी अप्लाई कर सके। 1835 में ब्रिटिशों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया था। उससे पहले क्या सिस्टम थे पढ़ाई का, क्या पर्पस था पढ़ाई का, क्या टेक्निक्स थे पढ़ाई के और क्या सिलेबस हुए करते थे, चलो इस वीडियो में जानते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को एक सवाल देता है और पहले शिष्यों को कहता है इसका जवाब खुद खोज कर लाओ, और दूसरे शिष्य को उसका जवाब खुद दे देता है और कहता है इसे अच्छी तरह याद कर लो। सोचिए, पहला शिष्य जवाब खोजने के लिए कितने डायरेक्शन में सोचेगा, अपने क्वेश्चन को हर एंगल से देखेगा, काफ़ी सारी रिसर्च करेगा और हो सकता है 4 लोगों से बात भी करेगा ताकि अपने आंसर को और ज़्यादा बेहतर बना सके। लेकिन दूसरे को तो दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे क्वेश्चन के साथ आंसर मिल गया है और उसे कह दिया गया है आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल एबिलिटी क्या ही डेवलप होगी। यही सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है वैदिक एजुकेशन सिस्टम और करंट एजुकेशन सिस्टम में। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में 2 डिविजन्स थे, परविद्या और अपरविद्या। अपरविद्या इज़ द स्टडी ऑफ सेकुलर साइंस, यानी कि ऐसी पढ़ाई जो इस प्लानिट में कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, और परविद्या इज़ द इंस्पिरियस विजडम, यानी कि ऐसी पढ़ाई जो मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए ज़रूरी है। इन दोनों डिविजन्स का परफेक्ट बैलेंस होता था पढ़ाई में, बट अगेन मेन फोकस वाज सीकिंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ। घर पे रहकर 10 तरीके के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, 10 तरीके के काम होते हैं, सास बहू की जंग भी होती है। ऐसे में इंसान ट्रूथ ऑफ लाइफ कैसे खोजेगा? इसलिए पहले बच्चों को गुरुकुल में यानी गुरु के घर पे भेज दिया जाता था और वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता था कि बच्चे पूरी तरह खिल सके। गुरु हर बच्चे पर ध्यान देते थे और बच्चे भी पूरी तरीके से गुरु पर डेडिकेटेड होते थे। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत गहरा होता था। शिष्य अपने गुरु के कैरेक्टर को अपने अंदर इम्बिब कर लेते थे। गुरुकुल का सारा काम, जैसे कि पानी की व्यवस्था करना, खाना पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, खेती बाड़ी करना, सब कुछ शिष्य ही करते थे ताकि उन्हें इन सारी कामों की वैल्यू पता चल सके, साथ ही वो कैपेबल भी बन पाए। इसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था अनभिष्कृति, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल धर्म एंड कर्म। इसके भी 3 पॉइंट थे। पहला एनालिटिकल थिंकिंग, दूसरा अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट और तीसरा बिलीव ऑन एविडेंस एंड डेटा, यानी कि लाइफ के हर पहलू के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और साथ में मेंटरशिप मिलती थी। और आपको पता है इन सब की फीस कितनी होती थी? बिल्कुल ही 0। सारे गुरुकुल अमीर लोगों के दान, भिक्षा या फिर उस समय के राजा फंड किया करते थे। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स और फाइनल एग्जाम जैसी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता था। स्टूडेंट का कैरेक्टर ही उनके एजुकेटेड होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। गुरुकुल के अलावा भारत में नालंदा, तक्षशिला, शारदा पीठ जैसी बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। इन यूनिवर्सिटीज़ में मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मेडिकल, आर्ट, म्यूजिक सब कुछ एक साथ पढ़ाया जाता था। दुनिया भर से लोग इन यूनिवर्सिटीज़ को खोजते हुए आते थे। भारत तब सही मायने में विश्व गुरु हुआ करता था। फिर एजुकेशन का रूप बदलने मुगल आए और फिर ब्रिटिश के आने के बाद तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का फंडामेंटल करक्स ही ख़त्म हो गया। फिर एजुकेशन का मेन फोकस हो गया कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नौकर प्रोड्यूस करें। आज़ादी के बाद हमारे पास और एक मौका था कि हम वापस से रियल एजुकेशन को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें, पर हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। खैर अभी भी बहुत देरी नहीं हुई। वैदिक एजुकेशन सिस्टम को समझना और अगली जनरेशन को रियल एजुकेशन देना हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर हमारी इन वीडियो से आपको ज़रा सा भी वैल्यू मिलती है तो एक लाइक और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।